गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। एक नए मौसम ने दस्तक दी है, एक प्यारा सा मौसम। ये तो हर मौसम ही प्यारा होता है, लेकिन जब हम खज़ां की बात करते हैं, पतझड़ के मौसम की बात करते हैं, तो ऐसे में जो लीव्स अपने रंग बदलते हैं, पत्ते अपने रंग बदलते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज मैंने जो खिज़ां है उससे इंस्पायर होकर अपना वार्डरोब भी ओके, पहना है। इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कोई पत्ते लाए जाएं, कोई रंग लाया जाए, कोई अभी तो वो वाले है कि पत्ते गिरे नहीं हैं, और एक जो इनिशियल फेज होता है वो तो मैंने कहा जरा इंस्पायर होकर हम जरा वेलकम करते हैं खिज़ां को भी। लेकिन और वो हम बड़े दरख्त, ब्लेस्ड हैं शुएब के, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 मौसम है। बेशक पाकिस्तान ऐसे में ही है, बेशक ऐसे ही है। और जब हम ख़ज़ां की बात करते हैं, चूँकि ज़ाहिर है कुछ लोगों को बहार बहुत पसंद होती है, कुछ को ख़ज़ां भी अच्छी लगती है, कुछ के लिए सर्दियाँ, कुछ के लिए गर्मियाँ, तो हर मौसम की खूबसूरती है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहार तो खूबसूरत लगती है, लेकिन मुझे ख़ज़ां के रंग भी बहुत पसंद आते हैं। बिलखुसूस अगर हम गिलगित की तरफ ट्रैवल करें और वहाँ पे स्पेशली अगर हम नगर देखें, तो वहाँ की जो खूबसूरती है इन ऑटम सीज़न, इट्स ब्यूटीफुल। वहाँ तो आई थिंक कोई 2 वीक्स बैक हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब ख़ज़ां के रंग नज़र आना शुरू हो गए। बट येस्टरडे मैं फिर पहाड़ों की तरफ गया कुछ देर को, और वहाँ भी जो ख़ज़ां के रंग थे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कुछ ऐसे दरख्त, कुछ ऐसे पौधे जिनके रंग अब बदल रहे थे, यानी वो ग्रीन का शेड था लेकिन कुछ अलग सा था। टुवर्ड्स ब्राउन जब हो रहा था तो डिफरेंट शेड्स के साथ हो रहा था, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। तो लोग ये पूछते ना कि हाउ वाज द वीकेंड, तो मेरे ख्याल है आपसे पूछना चाहिए कि हाउ वाज योर मंडे। हाउ वाज योर मंडे। मंडे को कौन वैसे कहीं घूमने जा सकता है, किसका इतना दिमाग चल रहा होता है, और मतलब किसके पास उस टाइम इतनी कैपेसिटी आपके अंदर है कि आप आराम से नॉर्दर्न एरियाज की तरफ आप निकल जाएं, एक दिन में जाके एक दिन में आप वापस भी आ जाएं। करीब जाने की देखो ऑप्शन होती है इस्लामाबाद मरी में गए थे रहते ना? हुए। घड़ियाल गया था, यस, टू बी घड़ियाल मरी? स्पेसिफिक, थोड़ा साइड पे मामूली सा, थोड़ा साइड पे मामूली सा। ओके ठीक है, मुबारक बट इट्स होगा नाइस। आपके अनप्लैंड इट वाज नॉट अनप्लान्ड ट्रिप्स। एक्चुअली। हुआ ये था कि जाना वीकेंड पे था, जो दोस्तों हाँ, का प्लान बना था वो बना वीकेंड के लिए ही था, बल्कि वीकेंड में जाना था, स्टे करना था। लेकिन क्योंकि फर्ज था कि जाना ही जाना है, कुछ नहीं ना नहीं हो जाए, नहीं, चाहे मंडे क्यों ना आ जाए, लेकिन हम जाएंगे, हमने ठान लिया, क्योंकि बात तो ट्रैवलिंग की है। हमने बुकिंग भी करा ली थी वीकेंड पे, लेकिन हुआ है कि एक दोस्त हमारा वो चला गया पेशावर। ओके। तो उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता। हमने कहा कोई मसला नहीं, हम प्लान चेंज कर लेते हैं, हम मंडे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ने कहा कि विल स्टे। मैंने कहा आई वोंट स्टे, मुझे वापस आना बिकॉज मेरा शो है। सो हुआ ये कि मैं तो वापस आया, स्वयं सारों को वापस लेकर आया हूँ। सबको आपने सबका प्लान खराब किया? नहीं, खराब नहीं किया, बस मैंने कहा ठीक है ना, आए You had घूम fun, फिर I लिए, think एंजॉय जरूरी किया, नहीं है कि वापस चलो। आपने, हाँ, सोना ही है ना आप वहाँ पे। जरूरी नहीं है कि 2 दिन या 3 हाँ, दिन आपने कहीं जाके लगाने ही है। कभी कभी 2-3 घंटे भी इनफ होते हैं। एग्जैक्टली, आप अपने कंफर्ट जोन में जाएं और उसके बाद एंजॉय करें एंड वापस आ जाएं, ज़्यादा बेहतर ये भी होता है। एंड ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप बड़े लकी हैं कि आपकी बेगम आपको कुछ कहती भी नहीं है ट्रैवलिंग वगैरह पे। इस मामले में भी मेरा ख्याल है, ज़रा कैमरा कट करें ना यहाँ पे, तो हम ज़रा बात कर सकें। शुएब साहब, इनकी शक्ल, इनके एक्सप्रेशन हम चाहते हैं कि आप लोग नहीं, कल वैसे उसने मुझे कुछ नहीं कहा, अच्छा? सरप्राइजिंगली पहली दफा बस उसने मुझे ये या कहा, दूसरी जब दफा? मैंने 6 बजे कॉल की, मैंने बताया कि अच्छा अभी वो हम बैठे हुए हैं, उसने कहा वापस तो आना है ना। मैंने कहा नहीं, आना है, वापस आना है। मतलब उसका था कि कहीं सुबह ना आ रहा हो ना वापस। मैंने नहीं, वापस तो आना ओके है। फाइन। चले जी, हमें भी आप बताएं आज जरा कि आपके क्या क्या आपकी बेगम आपको डांटती है कि नहीं डांटती कहीं जाने पे? सडन प्लान क्या आप लोगों के बनते हैं कहीं हाँ, जाने का? और ऑब्वियसली अब थोड़ा मौसम बेहतर हो रहा है, स्टिल बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि स्टिल ज़ेरे आब हैं, और जाहिर सी बात है पानी वहाँ से निकलने में वक्त दरकार है, वक्त लगेगा काफ़ी, और वहाँ पर एहतियाती तदाबीर भी अपनाने को सबको कहा गया। ऑब्वियसली वहाँ के रिहायशियों को भी एट द सेम टाइम जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो इज्तनाब करें ऐसी जगहों पर ट्रैवल करने से। बट जो जगह सेफ़ हैं, जिनको क्लियर कह दिया गया है, और अब क्योंकि बारिशें भी थम गई हैं काफ़ी सारे इलाकों में, तो जहाँ पर वेदर क्लियर है, तो बताइएगा कि वहाँ पर आप कुछ प्लान कर रहे हैं और आपका इलाका। जो वैसे पाकिस्तान की बात करें तो हर जब मौसम की आमद होती है तो हर जगह पे एक डिफरेंट मंजर देखने को एब्सोल्युटली, मिल रहा होता है। एक मुख्तलिफ रंग होता है। हाँ। यानी आप देखें कि सब्जा तो वही होता है, दरख्त तो वही होते हैं, ग्रीनरी तो वही होती है, लेकिन आप जिस जगह पर जाएंगे आपको ग्रीन का एक नया शेड नजर आएगा। इसी तरह ऑटम के सीजन में हर शहर का, हर इलाके का जो ऑटम है वो भी मुख्तलिफ होता है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था ना, गिलगित, अभी मरी की या घड़ियाल की बात किया, नथेगली की बात करूं, तो चूंकि
वहाँ की आबो हवा, वहाँ के दरख्त, वहाँ का एटमॉस्फेयर इट्स डिफरेंट, तो उसका रंग, उसका शेड भी डिफरेंट होता है। सो आप बताएं कि आपको कहाँ का ऑटम ज्यादा पसंद अच्छा, है? मैं पिक्चर्स भेजा जरा, ये बड़ी Absolutely. इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी कि हम एक सेगमेंट रखें, एक एक्टिविटी जनरेट करें जिसमें आप लोगों के यहाँ किस तरीके से ख़ज़ा की आमद हुई है, आपने किस तरीके से वेलकम किया है, आपका इलाका इस वक्त कैसा दिख रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हम एक छोटा सा सेगमेंट रखते हैं, कोशिश करते हैं कि कल या परसों, हमें 2-3 दिन लग जाए पिक्चर्स रिसीव होने में, एंड देन इस वीक में एंड में या मिड में हम कोशिश ये करेंगे कि एक सेगमेंट आपके नाम और शहर के साथ जो है वो पिक्चर्स हम दिखाएं, ताकि आपका इलाका प्रमोट हो। आपका इलाका प्रमोट होगा तो जाहिर सी बात है हमारा प्यारा पाकिस्तान प्रमोट। अच्छा ज़मीन, वैसे इस्लामाबाद में ही हूँ तो बहुत से पार्क्स, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा सा एक मंजर नज़र आता है, लेकिन हैव यू एवर नोटिस्ड स्पेशली इन ऑटम मागला में टुवर्ड्स ट्रेल 5 अगर जाएं तो लेफ्ट साइड पे जितने दरख्त हैं, जिस तरह उस पे ऑटम आता है और वो रेडिश सब, ओके फाइन, ऐसे ही है। दिस टाइम मस्ट ट्राई बड़ा दैट। कम जाती हूँ, लेकिन चलें ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे कोई खास ट्रैवलिंग का शौक नहीं है। अभी फॉरन में चले जाना, क्योंकि नजर लगी अभी थी। हाँ अब वो उतरवा दी हमने, अभी एक नेक्स्ट मंथ प्रॉब्ली आपको वो रंग नजर आना शुरू ओके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मंथ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जाऊं और मैं हाँ, देखूं। because वो brownish and गर्मियों reddish। में आई अवॉइड, मतलब गर्मी की वजह से कौन ट्रैकिंग करता है और कौन जा Yes। सकता है, तो इस वजह से प्रॉब्ली यू नो छतरी ले लिया करो। ऐसा ही है, एक खुद छतरी। चले या छतरी। ओके ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। Stand by. Rolling. Cue. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. बाबा, आपने रोना शुरू कर दिया? बच्चों को छोटी लगती है तो वो कोई और बात है, लेकिन जब बेटी को चोट लगती है ना तो बस बाप के आंखों में आंसू भी निकल आते हैं। मैं अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता। रात गए, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें, साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं, बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्मे होशरुबा में रात गए। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ ते कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। यकीन जाने जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होता है हम सबको एक टेंशन लग जाती है और लिटरली मैं सुबह उठ के ना सबसे पहले अपनी आंखें देखती हूँ क्योंकि आशोब चश्म वो बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत फैला हुआ है। अच्छा लास्ट ईयर मैंने नोट किया था शायद बहुत ज़्यादा था, इस बार केसेस ठीक है सामने आ रहे, लेकिन जो प्रॉब्ली शायद मेरा सर्कल है उसमें इतने केसेस सामने नहीं आए हुए, क्योंकि लास्ट टाइम तो हर दूसरे बंदे को मैं देख रही थी हुआ था, तो हम बच रहे थे कि अल्लाह ना करे हमें लग जाए। बट ये है कि कहीं ना कहीं हमारी बचत हो ही गई थी पिछली मरतबा। अब इस साल का कुछ कह नहीं सकते कि अब क्या थोड़ा है, कम हो गया है। मुझे भी यही लगा कि शायद मुझे या मे बी अभी स्टार्ट है और ग्रेजुअली ये ज्यादा हो जाता है, यू नेवर नो। नहीं, मुझे लगता है कि अभी उसकी स्पाइक कम होगी क्योंकि मौसम बदल रहा है ना। ओके, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर के वजूहात क्या होती हैं और ये वाकई इस वक्त कम हो रहा है या कि स्टिल खतरा ज्यादा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं ज्वाइन की है अब माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद जुनैद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, बहुत प्यारा कलर पहना हुआ आपने, थैंक यू जी। आज ये सब कुछ ग्रीन है तो हमने कहा हम भी इसके साथ ग्रीन के शेड वैसे वाकई ज्यादा नजर आ रहे हैं आज। क्या बात है सर। ये जो आशोब चश्म है, क्या वाकई अभी उसकी स्पाइक कम हुई है, इट्स डाइंग डाउन, या कि नहीं एक और स्पाइक आ सकती है? नहीं, एक्चुअली इसमें होता ये है कि उमूमन इस दफ़ा तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई और इसी वजह से ये ज़रा फैला भी ज़्यादा है और परेशान भी लोग ज़्यादा हो गए। लेकिन ये कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है। ये हमेशा जिस वक्त कोई वेदर चेंज होता है तो मॉडरेट टेम्परेचर इसके लिए एक आइडियल टाइम होता है। लेकिन ज़्यादातर ये हमें बरसात के एंड पे ही नज़र आता है, एंड पे ज़्यादा नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त ये आप देख लें कि डेंग भी बहुत ज़्यादा है, डेंगू तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बिल्कुल। तो इसकी भी यही रीज़न है कि इसको वो टेम्परेचर इस वायरस को एडिनो वायरल वायरस होता है और ये है वायरल इन्फेक्शन है, तो ये उसको सूट करता है, तो उसमें ये ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। और उमूमन इसमें जो इसकी सिम्टम्स होती हैं इनिशियली, क्योंकि इसको डिफरेंट नामों से लोग जानते हैं, कोई उसको पिंक आई कहता है, कोई रेड आई, कोई आई फ्लो, कोई टेक्निकल टर्म्स में तो इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो बहरहाल ये जिस नाम से भी, कोई इसको पानी आना कहते हैं, कोई आँख आना, तो जहाँ हर कम्युनिटी में हर एक ने इसके अपने अपने नाम रखे हुए हैं, लेकिन चीज़ यही है। और इसमें इब्तदाई इलामात में ये होता है कि आपकी आँख में हल्की हल्की रेडनेस शुरू होती है, रेडनेस से फिर ये पिंक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये पिंक आई ज़्यादा पॉपुलर है। पानी आता है इसमें, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये जो रोशनी होती है, रोशनी से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, रोशनी आप उमूमन इसमें बर्दाश्त नहीं कर सकते और पेन बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, हमने कुछ लोगों का देखा है कि वो हफ्ते में 7-8 दिन लगा के, मतलब मैंने तो विद इन अ वीक लोगों को, ज़्यादातर लोगों का देखा है कि वो ठीक हो जाता है। ऐसी क्या बेएहतियाती करते हैं लोग जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग हो जाता है या बिगड़ जाता है इन्फेक्शन? क्योंकि 1-2 लोग मेरे सर्कल में हैं लास्ट ईयर जिनका इतना ज़्यादा वायरस ये बिगड़ गया था कि 20 दिन के अराउंड, 20-25 दिन इस तरह से इतने टाइम के बाद जो है वो ठीक हुआ था। एक्चुअली इसमें होता ये है कि जो भी वायरस हो उसका एक लाइफ सर्कल होता है ना, और उस सर्कल को उसने कंप्लीट करना होता है। चूँकि ये भी एक एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, इसका जो सर्कल है नॉर्मली ये 3 डेज से लेकर 7 डेज में ये वैसे सबसाइड हो जाता है खुद ब खुद। अगर आप इसकी कोई ट्रीटमेंट भी ना लें ये सबसाइड हो जाता है। और बाज़ केसेस में ये प्रोलॉन्ग भी हो जाता है, तो अगर ये प्रोलॉन्ग हो तो 15 डेज पे नॉर्मली ये जा सकता है। इसका जो सर्कल है 15 डेज में नॉर्मली ये कंप्लीट हो जाता है। क्यों ख़राब होती है? ख़राब ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने कॉन्टेक्ट्स को अवॉइड करना होता है। अब आप अगर घर में हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना मेकअप है, अब उमूमन हम कहते हैं कि जी शेयरिंग इज़ केयरिंग, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग इज़ स्प्रेडिंग। अगर आप अपना मेकअप भी शेयर करती हैं, कॉन्टेक्ट लेंस है वो शेयर होता है, टॉवल उमूमन लोग घरों में ख्याल नहीं रखते। एक कॉन्टेक्ट लेंस भी शेयर होता है, ये नहीं बाज़ का दिए जी, एक फंक्शंस में जा रहे हैं जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए। एक तो ये होता है कि आप क्योंकि वो उसका जो लिक्विड होता है सबको लगता है कि उससे बस वो वॉश हो जाता है, तो लोग यूज करते हैं वो भी। और सर्टेन टाइम ये है कि जो कॉस्मेटिक लेंसेज होते हैं वो कलर्स की वजह से जी अच्छा आपका ये का मेरे पास इमीडिएटली अवेलेबल जी, अदरवाइज भी मतलब नॉट जस्ट कंजक्टिवाइटिस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शंस होते हैं और लेकिन ये शेयरिंग
करते हैं लोग, यानी कॉमन नहीं है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे लोग ये कर जाते हैं कि जी चले कॉन्टेक्ट लेंस मैंने शेयर कर दिया। लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आपने वो शेयर कर दिया तो वो इन्फेक्शन आपने ट्रांसफ़र कर दिया ना। दूसरा ये कि आप हैंडशेक करते हैं तो उससे भी हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आपने हाथ मिलाया, आपने दूसरे के हाथ में इन्फेक्शन दे दिया और वो हाथ उस बंदे ने अपनी आंख के साथ टच किया, तो ये टचिंग के साथ ही उसको भी ये वायरस हो जाता है कि जब तक आप टच को अवॉइड नहीं करेंगे तो ये फैलता जाएगा। ये फैल भी इसी तरह ही रहा है। इन अक्सर लोग उमूमन मैंने देखा है कि वो सन ग्लासेस यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं जी मैं किसी और को देखूंगा या मुझे कोई देखेगा, ये तो सबसे बड़ी मिथ है। मुझे ये मिथ है कि जी मुझे भी हो जाएगा। तो ये कोई वाकई मिथ है, ये मिथ है। उसकी आंखें लाल थी, मैंने उसकी आंखों में झांका और मुझे भी हो गया। नहीं, देखने से कैसे वायरस हो सकता है? ये बिल्कुल ये मिथ है। इस तरह इसमें कोई ऐसी शुआएं नहीं होती कि ये ट्रेवल करके दूसरे की आंख में चला जाए ना। देखें सन ग्लासेस या काला चश्मा क्यों एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स, क्यों देते हैं, तो उसकी बैकग्राउंड पे भी एक रीज़न है। महबूब की आंखें लाल हो तो देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो मसला नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी आंखें बड़ी सेंसिटिव होती हैं कि किसी की आंख में इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो वो देखते हैं तो उनको हो जाता है। नहीं, असल में ये जो ग्लासेस हैं ना ये पॉपुलर भी इसलिए हुई हैं कि अब आपने जब ग्लासेस पहनी होती हैं तो आप डायरेक्टली आंख को नहीं टच कर सकते, अपनी आंख को भी। आप अगर आपकी आदत भी है तो आप ग्लासेस को टच कर लेते हैं। तो चले ग्लासेस को टच करने से एटलीस्ट ये होता है कि अंदर वाली सरफेस पे उसका वायरस लगा होगा, कम से कम बाहर वाली सरफेस में, तो उसमें ज़रा प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है कि वो स्प्रेडिंग की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लाइट्स भी है कि आप लाइट अवॉइड कर रहे होते हैं, जो आपने खुद कहा कि फोटोफोबिया होता है बिल्कुल, कि इसमें आप रोशनी, तेज रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अशरफ साहब, आप लेंस की बात कर रहे थे, आशोब चश्म का तो ठीक है, हमने बता दिया कि किस तरीके से कुछ ना भी करें तो सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो लेंस है, कल मैं एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, एक लड़की ने अपलोड की थी और लिटरली उसकी आंख इतनी ऐसा लगा था जैसे बाहर आई हुई है। लेंस जिस तरह से लोग, उसने कहा कि जो वन टाइम यूज़ करने वाले लेंस होते हैं उसने 2 से 3 मरतबा उनको इस्तेमाल कर लिया किसी इवेंट के लिए, कलर्ड लेंसेज थे, और उसके बाद उसकी आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, और उसके बाद जो है उसका जो कॉर्निया होता है वो डैमेज हुआ है और फिर कॉर्निया रिप्लेसमेंट की तरफ उसको ले जाया गया है। और उसके बाद भी उसकी आंख जो है वो उस तरीके से, मतलब अभी क्योंकि वो कहती है कि बॉडी टाइम लेती है एक्सेप्ट करने में, और वो मैं लिटरली आंख उसकी देखकर मुझे इतना डर लगा कि लोग, आई हैव नो आइडिया कि इतने गट्स किस तरीके से होते हैं, कि इतनी सेंसिटिव और इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, कि जिसमें लोग इतनी केयरलेसनेस कर लेते हैं। और वो एक अवेयरनेस वीडियो थी बाकी सबके लिए भी कि जब वन टाइम यूज वाले लेंसेज हैं वो सस्ते मिलते हैं ऑब्वियसली, कि वन टाइम आप यूज करें और आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अवेयरनेस ज़रूर दीजिएगा लेंसेज के लिहाज से, हम क्या कॉन्टेक्ट लेंसेज के लिहाज से हम किस तरीके से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस में उमूमन जो बेहतियाती मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि लोग जो लेंस सोल्यूशन है जो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है उसमें केयर नहीं करते, कंजूसी कर लेते हैं कि जी चलें। तो उसमें एक तो ये कि वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। डिस्पोजेबल जो लेंसेज हैं कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए जो यूज़ होते हैं वो तो डिस्पोजेबल तो वैसे भी बिल्कुल न यूज़ करें। और देखें हर चीज़ का एक लाइफ होती है, कि इसी तरह जो कॉन्टेक्ट लेंस हैं इसकी भी एक लाइफ है। क्योंकि देखें ना, एक आप एक फॉरेन बॉडी है, एक बाहर की चीज़ें जो आप आंख के अंदर रख रहे हैं, और सबसे जो आपकी एक सेंसिटिव पुतली है आंख की उसके ऊपर आप रख रहे हैं, कॉर्निया के ऊपर। और देखें आपका ये इसी से ही आप देख रहे हैं, तो आपकी अगर एक कॉर्निया ही ब्लर हो गई या डैमेज हो गई या उसमें इन्फेक्शन की वजह से उसको कोई डैमेज पहुंचा तो डेफिनेटली फिर आपकी विजन उससे मुतासर होगी। और ये लोग जो लेंस का जो आप बता रहे हैं लिक्विड साथ दिया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, मैंने लोगों को ये देखा है वो पूरा पूरा लिक्विड अपनी आंखों में ड्रॉप्स की सूरत में डाल रहे होते हैं। नहीं, ये देखें कि आंख के लिए जो ड्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली एक फार्मूलेशन पे, एक प्रॉपरली उसकी एक क्वांटिफिकेशन होती है, स्पेसिफिकेशन होती है, उसके मुताबिक बनती है कि जी ये फ़लाँ फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक है उसके अंदर, तो उसकी एक परसेंटेज डिफ़ाइन होती है कि जी इतना ही % सोल्यूशन आप आंख में डाल सकते हैं, तो वो आंख में इरिटेशन काज नहीं करेगा, आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी क्वांटिफिकेशन होती है बाकायदा
इसमें सिर्फ वो तो सिर्फ लेंस वॉश scientifically, करने के लिए बिल्कुल। होता है और वो तो सिर्फ वॉश करके आप करने के लिए लेंस होता है, आंख में बिल्कुल। लगा सकते हैं। क्योंकि लेंस देखिए उसका अपना एक मटेरियल है, तो उसके लिए तो वो सूट करता है। लेकिन ये अगर आप ये है कि एक डायरेक्टली अगर उसको आंख में आप डाल रहे हैं तो ये ठीक नहीं पर है। फिर भी इससे बहुत आपकी डेंजरस है। इफ यू रिमेम्बर शुएब, तो मेरी वो जो लेंस मेरी आंख के अंदर बिल्कुल ऊपर चला गया था और वो बहुत टाइम तक वो मिल भी नहीं रहा था क्योंकि मेरी नज़र का इशू था। आप स्क्रीन पर ऐनक में अवॉइड कर रही थी, तो मैंने वो लिटरली मैंने नज़र का वो लगाया था, वो बिल्कुल ऊपर कहीं जाके गुम हो गया लेंस। बिल्कुल। और मुझे समझ ही नहीं आई कि इधर पता नहीं कैसे अल्लाह ने कुछ किया कि मैं तो हॉस्पिटल भागने लगी थी उस टाइम पे कि बस निकल जाए किसी तरीके से, बट वो बहुत मुश्किल से कहीं क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो नज़र भी नहीं आ रहा होता। ये इस तरह ये है कि कॉर्निया अगर डैमेज हो जाए तो कॉर्नियल अल्सर हो जाता है और वो पेनिट्रेट होते हुए आपके जितने कॉर्निया के लेयर्स हैं तो उसको टोटली वो डैमेज करके, और ये बाज़ का वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं एक बार फिर खुश आमदीद। आज एक और मौजूद जिस पर हम बात करेंगे वो है सोशल मीडिया, क्योंकि इस पर हम वक्तन बात तो करते आए हैं। सोशल मीडिया एक राय ये कि आपको कनेक्ट करता है पूरी दुनिया से, और एक राय ये कि आपको आइसोलेट भी करता है अपने आसपास वालों से, अपने आप से कर देता है। बाज़ औक़ात हमने इतने लोग देखे हैं जिनके अंदर खालीपन होता है, कोई भी नहीं होता, हम अक्सर उनके स्टेटस देख रहे होते हैं, उनके पास और कोई एक्सप्रेस करने की भी जगह नहीं होती, वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनके स्टेटस से भी आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लोग अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ये सिर्फ एक उस दुनिया में जी रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। तो आज इस मौजूद में गुफ्तगू करेंगे कि ठीक है, हम अक्सर बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का यूजेज उसको डिफाइन करता है कि आप उसका मनफी पहलू ज़्यादा उजागर कर रहे हैं या कि मस्बत पहलू, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ तो है, उसका एक इम्पैक्ट तो है नो मैटर व्हाट। चूँकि आज भी अगर हम अपने रील्स में जाएं, आप स्क्रॉल करते जाएं तो आपको जिस तरह से रील्स नज़र आना शुरू होती हैं विद डिफरेंट इमोशंस, अचानक से नहीं कि आपने एक बहुत ही कोई पॉजिटिव किस्म की रील देखी है, एकदम आपने बहुत शोर वाली देखी है, एक वायलेंस वाली देखी है, फिर आपने कोई और कंटेंट देखा है, दैट सडन चेंज ऑफ कंटेंट, दैट सडन चेंज ऑफ कलर्स, वो आपको किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं और किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपकी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी तरह से इससे मुतासिर होती है। तो जरा बात करते हैं इसी हवाले से कि किस तरीके से हम सब अपने आप से और पूरी दुनिया से, अपनी फैमिली से, अपने प्यारों से हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, और किस तरीके से हमें इसको मैनेज करना है। देखिए, हम ये नहीं बात करते बिल्कुल भी कि आप इस्तेमाल ना करें, आप टेक्नोलॉजी का दौर है, हम सबको टेक्नोलॉजी में जीना है, लेकिन टेक्नोलॉजी को खुद को या हमारी ज़िंदगी को हमें कंट्रोल नहीं करने देना, एहसास कमतरी का हमें शिकार नहीं होना। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं राबिया अरमगान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम राबिया साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू फॉर कमिंग। एक लफ्ज में अगर हमें सवाल करें आपसे कि सोशल मीडिया इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट वुड दैट आंसर बी? इट्स डबल एज सोर्ड, दो धारी तलवार है ये, अगर आप एक लफ्ज़ में पूछें तो, क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहें, जैसे कि हमारे डिजिटल आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप देखें कि किस कदर वो पैसा कमा रहे हैं इससे, और इसी तरह से एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सारा इंटरनेट और ये जितना भी ये सोशल मीडिया वगैरह है, क्योंकि आपको अपनी जो मार्केटिंग करनी है, जो भी आपको मार्केटिंग कैंपेन्स चलानी है थ्रू सोशल मीडिया, आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसका फ़ायदा भी है। लेकिन आप जिस तरह आप लोगों ने भी बात की कि आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो यंग जनरेशन है या जो जेन ज़ी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है इस वक्त, लोनलीनेस का शिकार है। तो ये हमें अब देखना है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको किस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं। तो ये हमारा ही काम है कि हम जेन ज़ी को या जो हमारी नई जनरेशन है उसको हम समझाएं कि इसके फ़ायदे तो हैं लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। इसको अगर हम ओवर यूज़ करते हैं तो फिर इससे हमारी लाइफ ओवर यूज और रॉन्गली यूज्ड, या ट्रू, बिल्कुल। देखें, इसी चीज़ को तो बैलेंस करना है कि हम इसको कितना टाइम दे रहे हैं, या हम अपनी जो हमारी जो फिज़िकल लाइफ है हम उसके जो कंपैरिजन में हम उसको कितना यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमें देखना है कि हम हर वक्त तो ऑनलाइन नहीं बैठ सकते, और हमें बहुत स्मार्टली इन चीज़ों को जो है वो अब यूज़ करना है, क्योंकि अब ज़माना ऐसा आ गया, डिजिटल लिटरेसी का जो है दौर है। हमें समझना है इस चीज़ को, हमें एजुकेट करना है अपने बच्चों को, अपने माशरे को, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी एज के भी जो लोग हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर टिकटॉक देख रहे हैं या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे लोगों को देख के यू गेट शॉक्ड
कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते इस एज ग्रुप से जो चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें किस तरीके से इसको लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर किसी भी एज ग्रुप का, जैसे कोई बड़ी एज ग्रुप का भी कोई इंसान है और वो ऐसी कोई चीज़ कर रहा है तो उसका माशरे पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, रोल मॉडल्स किधर हैं, वो रोल मॉडल हमें बनना है और हमें ये बताना है कि आपको क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोडक्टिव चीज़ें जो हैं वो लेके आनी है, बजाय इसके कि आप ऐसी चीज़ें करें जो कि हमारे माशरे को जो है नेगेटिव साइड पे लेके जाएं। हम ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कितनी बिल्ड कर रहे होते हैं। True. मैं इस बात पे बहुत हैरान होती हूँ, बहुत सारे लोग मैं सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ जो जी फ्लॉलेस स्किन है हमारी, पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, लगा के नहीं शो फिल्टर नहीं भी होते बाजू का। देखिए अब इतने लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं और वो ट्रीटमेंट्स इतने महंगे हैं उस स्किन को मेंटेन करने के लिए, एंड दे कैन अफोर्ड दैट, और वो उन ट्रीटमेंट्स को करवा के, लेकिन वो स्क्रीन पे आके वो इस चीज़ को मेंशन नहीं करते कि ये नॉर्मल स्किन नहीं है। ये जो आपको परफेक्शन दिखाई दे रही है, ये परफेक्शन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। परफेक्शन वही है जो अल्लाह ताला ने आपको आपकी स्किन का टेक्सचर दिया है, और जो इन्वायरमेंट से आपकी स्किन डैमेज होती है उसको प्रोटेक्ट ज़ाहिर है आपने करना है इन एनी वे, बट स्टिल आप उसको 100% ठीक नहीं कर सकते जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे कुछ लोग दिखा रहे होते हैं। और मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ इस वजह से भी हूँ क्योंकि आप डिस्क्लेमर दे दें सर, आपको वो टीनेजर बच्ची देख रही है इस टाइम पे जिसके अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा हो रही हैं और वो अपनी स्किन को नॉर्मल नहीं समझ रही बल्कि वो परफेक्ट आपकी स्किन को समझ रही है। वो नहीं परवाह करते, उनको व्यूज चाहिए। मैं एक एक्ट्रेस से शोएब में देख रही थी कि उनसे किसी ने पूछा कि क्या आपने फिलर्स करवाए में, क्या ये गलत नहीं है कि आप ये बुरी एग्जांपल नहीं सेट करी। उसने कहा कि मैं बुरी एग्जांपल नहीं सेट करी, उसकी वजह यह है कि क्योंकि मैं बताती हूँ कि मैंने फिलर्स करवाए हुए हैं, दिस शोज कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल और ये नेचुरल नहीं है, और मैं बताती हूँ कि अच्छा ये आज मैंने लिप फिलर करवाया या आज मैंने बोटॉक्स करवाया है, तो मैं उस चीज़ को बताती हूँ कि आपकी जो स्किन है वो भी नॉर्मल है, वही परफेक्ट है, बट मैं उसको मजीद अपने लिहाज से बेहतर करने के लिए मैं बोटॉक्स करवाती हूँ। तो उसने कहा ना बताना, एक इस तरह की एग्जाम्पल सेट करना, इनसिक्योरिटी लोगों में डालना कि मैं नेचुरली ऐसी हूँ, ये गलत है। अगर आपने बता दिया तो देखिए वो हर एक की चॉइस है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि आप बताते क्यों नहीं हैं, अगर आप अपलोड कर रहे हैं ऐसी चीजें, और वो प्लीज एक डिस्क्लेमर जरूर दें, आपको बच्चियां देख रही हैं हमारी। प्लस रबीह साहब ये कितना जरूरी है समझना भी कि ठीक है पैसे की एक इम्पोर्टेंस है, आप कमा रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल, बट चूंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, चूंकि आपकी रीच है, चूंकि आपके व्यूज आते हैं, तो इसका मतलब है जो भी आपसे कांटेक्ट करेगा कि मेरे इस ब्रांड की प्रमोशन कर दें या मुझे ये कंटेंट बना दें, आपको नहीं पता वो कौन सा प्रोडक्ट है, आपको नहीं पता वो कौन सा प्रोजेक्ट है, और आप उस पर वीडियो बना देते हैं और लोग आपको चूंकि फॉलो कर रहे हैं तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं समहाउ। एज अ रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर आपको नहीं लगता कि ये वाकई उनकी जिम्मेदारी है, अगर वाकई वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर समझते हैं तो? मेरा ख्याल है कि जो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, उनकी वो ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो लेटर ऑन उस वक्त तो सब वाह वाह हो जाएगी, लेकिन लेटर ऑन जब वो लोग प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे या उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो फिर आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे बात आती है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस तरह की जो चीज़ें हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रमोशंस आप लोग करते हैं थोड़े से पैसों की खातिर, फिर वो आपकी पूरी जो क्रेडिबिलिटी वो ख़राब हो जाती है। आपकी एक लेगेसी आपने लेके चलनी है, तो उसको किस तरह से आपने मेंटेन करना है, किस तरह से लोग आपको किन अल्फाज में याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्क है, कोई खास पड़ नहीं रहा होता। मैं अक्सर ये देख रही होती हूँ कि डोंट केयर एंड उनका काम भी है। लेकिन ज़मीन अगर हम यहाँ पे अगर बात नहीं करेंगे तो लोग कैसे समझेंगे, किस तरह उनको देखें, उनको किसी ने तो इसको उजागर करना है ना इस चीज़ को, तो अगर आज हम यहाँ बात करेंगे तो कोई ना कोई तो सुनेगा। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ठीक तो सूनर और लेटर ये जो इन्फ्लुएंसर्स इंडस्ट्री है ना तबाह हो जाएगी, गिर जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करते नहीं है। अच्छा एक टर्म यूज होती है आजकल फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, ये सोशल मीडिया में स्पेशली अगर fear of missing out, मैंने क्या बोला था? Feeling of missing out. Anyhow, it's the same thing now. Everybody knows. Fine. Fear of missing out. So ये कितना डिस्टर्ब करती है हमें? अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैं अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखती हूँ कि आपकी लाइफ में ना एक एंग्जाइटी आ जाती है कि आप हर वक्त यही समझ रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ अपनी रोज़ाना की कोई चीज़ अपलोड नहीं करेंगे तो पता नहीं हम कहीं रह ना जाएं किसी दौड़ में पीछे। ट्रेंड्स हम बगैर देखे सोचे समझे वी आर फॉलोइंग द ट्रेंड्स। अब हमारे अगर इनर सेल्फ है, हमारा उसके साथ ही कितने मुकाबला हो रहा होता है कि हमें अंदर से शायद वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, बट हम उसको चूँकि ट्रेंड में है
तो सो कॉल्ड ट्रेंड्स को views वी हैव टू चाहिए। फॉलो। हाँ, व्यूज़ चाहिए। एक तो मुझे व्यूज़ की समझ नहीं आती कि ये क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है या जो हमारी ऑथेंटिसिटी है, हम अपने आप को ही नहीं समझा पा रहे कि ये हम इन चीज़ों के बगैर भी हम इंसान हैं और हम मुकम्मल हैं और अल्लाह ताला ने हमें वो सब सलाहियतें दी हैं। हम अपनी सलाहियतों के लिए दूसरों के क्यों मरहून मिन्नत हैं? ये दूसरों के कमेंट्स या लाइक्स, हमारे पास डोपामीन जो केमिकल है हमारे ब्रेन का, वो हमें सेटिस्फाई करता है और हम लोग समझते हैं कि बस जो दूसरों ने कह दिया, अगर हमारे इतने व्यूज़ आ गए तो फिर ही हम माने जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना है हमें लोगों को ये चीज़ समझानी है। थ्रू दिस प्रोग्राम हमें एजुकेट करना है कि हमें हर वक्त लाइक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और अगर हम ऑथेंटिक हैं और अगर हम बीइंग आवरसेल्व्स हैं, तो आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं कि बाहर के लोग हमें आके बताएं कि पहले जो हमसे पहले जनरेशन्स थी, क्या वो लोग अच्छे काम नहीं कर रहे थे? वहाँ तो कोई लाइक्स का उस वक्त ज़माना नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब जो ख़तरनाक हद तक अब ये चीज़ें बढ़ रही हैं, जो नई जनरेशन है हमारी, जिसके अंदर के अब लाइक्स के पीछे अब वो कुछ भी करने को तैयार है। वैलिडेशन चाहिए होती है ना, वैलिडेशन हम क्यों खुद अपने आप को वेरीफाई क्यों नहीं कर लेकिन सकते? ऐसे में अब लोग इस चीज़ को भी समझें कि लेट्स सपोज आपके अगर 1000 फॉलोअर्स भी हैं, आपको पिक्चर अपलोड करें, 50 या 100 लोग उसको लाइक करेंगे। वो जो 800-900 लोग हैं, और वो ज़्यादातर आपके अपने लोग होते हैं जो कि उसको लाइक नहीं भी कर रहे होते या उस पर कमेंट नहीं भी कर रहे होते। अक्सर मैंने ये देखा है जो स्ट्रेंजर्स हैं वो लाइक भी कर रहे होते हैं, वो कमेंट भी कर रहे होते हैं, वो आपको बूस्ट भी कर रहे होते हैं, बैकअप कर रहे होते हैं। सो वो ये चीज़ भी आप देखें। और ये जो तो आपके हम अपने लोग हैं, आपके इर्द गिर्द आपके अपने True, लोग हैं, लिटरली वो लाइक भी नहीं कर रहे होते, कमेंट भी नहीं कर रहे होते। सो ये कोई एक सांचा नहीं होता कि अच्छा, आपने इसमें एक लाइटर मोड पे मैं एक बात करूंगी, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो इसके पे फ्रेंड्स एंड फैमिली तो आपको लिफ्ट कराते नहीं है ना। बहुत जगह पर हसद होती है। मैं इस चीज़ को मेंशन जरूर करना चाहूँगी। देखें, आप भी बाज़ोकत हम सब के अंदर ये चीज़ है कहीं ना कहीं। शुभ, आपके साथ भी अक्सर होता होगा कि हम देखते हैं, हम चाहें भी तो हम लाइक नहीं कर रहे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एलिमेंट कभी ना कभी हो जाता है। आपको उसको ओवरकम करना होता है, ग्रेटफुल होना होता है और दूसरे की खुशी में आपको खुश होना होता है, और यही चीज़ आपको अच्छा इंसान बनाती है। हम परफेक्ट नहीं कभी है। आप किसी को खुश किया करें। एग्जैक्टली आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, देखिए अब ये आप हमारी जिंदगी की रियलिटी बन चुकी है और हम इस पे अब डिपेंडेंट हैं। तो जाहिर सी बात है हमने एक दूसरे को अच्छा फील करवाना है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। देखिए, तो सोशल मीडिया जो है ना जी, सोशल मीडिया एज अ न्यू कल्चर, तो ये हमें एज अ कल्चर इसको इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी सोसाइटी में कि कल्चर्स के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। हमारे हाथ में एक चीज़ आ गई, हमने उसको अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। हमारी अपनी कोई क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी कोई अपनी सोच, कोई ऐसी चीज़ हमारे पास अब है नहीं अपनी सोचने के लिए, और बस हम चले जा रहे हैं दौड़ में, हम लोग शामिल हो रहे हैं। यानी हम आदाब भी तो भूल गए हैं ना। डिजिटल आदाब बहुत ज़रूरी हैं। देखें, हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर, अगर आप उसकी बात करें तो अदब व आदाब, तमीज़ और एक दूसरे का अदब, एहतराम, रिस्पेक्टफुल, जो पुराने आप पीटीवी के प्रोग्राम्स अगर आप उठा के देख लें, हमने अपने बचपन में सारा देखा ही यही है कि अदब व आदाब हमने सीखा है वहाँ से। तो अब जब हम सोशल मीडिया को कंपैरिजन में देखें तो वहाँ पे इस कदर अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, बुलिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी, हेट कमेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको हमें देखना है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। प्लस कोई भी चीज़ शेयर करते हुए या पोस्ट करते हुए कुछ ख्याल हैं जो हमें रखने चाहिए, हम नहीं रखते। मैं एक एग्जांपल भी यहाँ कोट करता हूँ, अक्सर देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को या जिनके डीएम में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जस्ट टू शेयर कि जी हमें ऐसे मैसेजेस आते हैं, वो मैसेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और वो लगा देंगे। अच्छा, ऊपर उसका यूज़र भी ब्लर कर देंगे, उसकी पिक्चर ब्लर कर देंगे, लेकिन आप सिर्फ वो मैसेज दिखाना चाह रहे हैं। माय क्वेश्चन इज, एक तो आपने क्यों दिखाना है वो मैसेज? किसी ने अगर आपको किया भी है, कोई इनएप्रोप्रिएट मैसेज किया भी है, आप वो मैसेज दिखाना क्यों चाहते हैं? मैं अक्सर ये सोचता हूँ, चूँकि अब पोस्ट करते हैं मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गया, मेरी भतीजी है माशाल्लाह, वो बड़ी हो रही है, वो मेरे साथ ऐड है, सो मैं हर चीज़ पोस्ट करते हुए ये ख्याल करता हूँ कि वो क्या कहेगी, चाचू ने क्या शेयर किया है। सो मैं वाई आई एम सेइंग दिस कि हम क्यों ख्याल नहीं कर रहे कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, हम क्या शेयर कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक ये भी एक बड़ा मसला है, इसी से रिलेट करूंगी कि आप इस पर ज़रूर कमेंट करें कि हमने ना बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी हैं लिबरल होने के चक्कर में भी, कि हमें ये नहीं पता कि एथिक्स क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी फैमिली के साथ, जिस तरह आपने बताया, बड़ी अच्छी बात है कि आप इसका ख्याल करते हैं, बट वो पर्दा वो कहीं ना कहीं हम
खत्म होते देख रहे हैं Yes. क्योंकि हम कहते हैं अच्छा हम बात नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वी आर लिबरल, वी आर ओपन माइंडेड, बट आप उन चीजों के बारे में बहुत खुल के बात कर रहे होते हैं और आपके बात ना करने से उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कर दिया तो उसका एक बुरा इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे और करना है, there is always a decent way of doing the things. Exactly. बिल्कुल, जैसे पहले हम कहते थे ना कि थिंक बिफोर यू स्पीक, नाउ थिंक बिफोर यू पोस्ट एनीथिंग और यू टाइप एनीथिंग, क्योंकि अब ये जो नया कल्चर आ गया है इसमें हमें इन चीज़ों को साथ साथ चेंज करते जाना है और हमें अपनी नई जनरेशन को भी बताना है। शोएब आपने बहुत अच्छी बात की कि आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और इवन हम लोग भी इसी तरह ही हैं कि हम कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि जो हमारी फैमिली के लोग देख रहे हैं या जो यंग, अब जैसे मैं अगर एक ट्रेनर हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि जो हमें फॉलो कर रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, एक बच्ची जो मुझे फॉलो कर रही है उसकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आपका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है उसके बारे में सोचना कि वो क्या जा रहा है, पॉजिटिव है या आप किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कोई भी अल्फाज का इस्तेमाल, कोई भी ऐसी चीज़, कोई आपके ख्यालात हैं जो कि आपको सोशली नहीं पोस्ट करने चाहिए, जिस तरह भी आपने बात की स्क्रीनशॉट्स की, तो ये भी अनएथिकल है कि आप विदाउट कंसेंट किसी का स्क्रीनशॉट ले लें। ये किसी ने आज तक एजुकेट किया ही नहीं। आई थिंक ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त कि आप किसी का स्क्रीनशॉट विदाउट एनी कंसेंट नहीं ले सकते। ये गैर अखलाकी हरकत है और इसका आपने ऊपर जाके भी जवाब देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे भी हम समझते हैं कि हमने आगे अगली दुनिया में नहीं जाना और हम यहाँ ही सब कुछ कर लेंगे और हमारा सब कुछ ठीक है। लेकिन हम अगर ये सोचें कि हर चीज़ का हिसाब है इसमें, अगर आप कोई ऑनलाइन बुलिंग कर रहे हैं, कोई गलत कमेंट कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बात कर रहे हैं, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम इसके लिए जवाबदेह हैं। दुनिया में तो शायद ना हो लेकिन आगे तो जवाब देना है। तो हमें हमारी ये रिलीजियस जिम्मेदारी भी है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें और हम अपने जो नई जनरेशन है उसको बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इल्म उठता जा रहा है दुनिया से अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत ही एक दुख की बात है। मैं ये देख रही हूँ जितनी टेक्नोलॉजी, जितने कोर्सेज आ गए हैं, इतनी एजुकेशन, जितनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं, इल्म उठता जा रहा है। वो अब उसको किस तरीके से वापस लाया जाए, तो इसी तरीके से हम बात करेंगे और हम अवेयरनेस करेंगे तो तभी हमारी जो नई जनरेशन है। और चूंकि इससे पहले बात हो रही थी ना, अगेन वो आपने कहा था कि बहुत से लोग जो पैसा कमा रहे होते हैं, ज़रा हम सब देखते हैं आजकल डिजिटल वर्ल्ड में लोग पैसा कमा रहे होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। चूँकि हम देखते हैं कुछ ऐप्स ऐसी हैं कि जिसमें हम इतना इनएप्रोप्रिएट कंटेंट देख रहे होते हैं, वो लाइव जा रहे होते हैं, वो 4-4, 5-5 लोग विंडोज़ में एक दूसरे से बिटवीन द लाइंस बात भी नहीं, बहुत ओपनली बात चल रही होती है, उसमें से क्लिप्स पर लीक भी हो जाते हैं। वही लोग अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा कंटेंट नहीं डाल रहे होते, वो डिफरेंट कंटेंट डाल रहे होते हैं, लेकिन जब वहां से कंटेंट आता है बंदा कहता है ये कौन है, ये वही लोग हैं क्या? हाँ। लिटरली तो ये तो इतना एक तो डिजिटल शॉक्स लगते हैं ना, जो हमें शॉक्स लगते हैं कि आपका एक परसेप्शन क्रिएट आप करते हैं किसी का बहुत अच्छा, और उसके बाद जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है गैर अखलाकी, तो ऑब्वियसली आप सब लोग शॉक में रह जाते हैं। जब कोई किसी प्लेटफॉर्म पे अखलाक का लेक्चर दे रहा होता है, अपनी गैर अखलाकी वीडियो सामने आते हैं, बंदा सवाल उठाता है भाईजान किधर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब क्योंकि जाहिर है हम देखते हैं कि ये लोग वो हैं जो कि उन एप्स से पैसा कमा रहे हैं, नहीं वो तो जस्टिफाई कर रहे होते हैं। आपने पॉडकास्ट नहीं सुने, उसमें जस्टिफिकेशन मैंने सुनी है, और वो जस्टिफिकेशन ये होती है कि हम उससे बहुत सारे लोगों का भला कर रहे हैं, कि वो जो कमाई उस लाइव से आ रही है, इस तरह के कंटेंट से आगे उससे जितना पैसा कमाया जा रहा होता है, उससे हम फलाने की फीस देते हैं, फलाने का ये करते हैं, फलाने का घर चलाते हैं, और वो अपने पास नहीं रखते, वो सारा पैसा जब वो बाहर लग जाता है। देखिए हराम और हलाल, इसका फ़र्क तो अल्लाह ने बहुत वाज़े तौर पर समझा दिया है, बता दिया गया है, और मेरा ख्याल है ये घर की तरबियत भी बड़ी मैटर करती है कि अपने बच्चों को हलाल और हराम में फ़र्क समझाएं। हराम पैसे से आप किसी की मदद भी कर रहे हैं ना, वो पैसा हराम ही है, वो हलाल नहीं है, और हराम का हिसाब आपसे होना ही होना है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो जो गली मोहल्लों में जिस तरीके से गुफ्तगू और इस पर बात होती है ना कि बहुत आमियाना ज़बान इस्तेमाल हो रही थी, वही ज़बान हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती है, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। रोका ही नहीं जा रहा है इसको, ये बड़े दुख की बात है। वो जो फिर जिस तरह से आपने कहा, जिस तरह से पैसा कमाना, उसकी तमीज़ ख़त्म होती जा रही है। लास्टली योर कमेंट क्या किया जाए, क्या रेगुलेशंस इस पर एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं? चूँकि कुछ सोशल मीडिया ऐप्स की भी जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसे रेगुलेशंस तो लाए जाएँ, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अच्छा अगर चाइल्ड रिलेटेड कोई कॉन्टेंट तो उसे हटा देते हैं, बट
ऐसी ज़बान का इस्तेमाल, वो भी तो ऐसा कंटेंट हटाना चाहिए उनको, बिल्कुल हटाना डिस्करेज चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की आपकी एथिक्स के ऊपर जो बात आती है, आपको एक रेगुलेट करना चाहिए इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक आप इसके बारे में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, मुझे नहीं पता आपके वो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ये कर सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि तो हमारे लोगों को देखना चाहिए जो कि बाइख्तियार लोग हैं कि वो किस तरीके से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि आप मैनर्स के ऊपर मैनर्स के अंदर रह के बात करें, आप अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें इसको। तो मेरा ख्याल है कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं लोगों को। आई थिंक अगर आज के प्रोग्राम में अगर कोई 10 लोगों ने भी इस बात को समझा होगा तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे राबिया साहब, एक भी अगर समझ जाए तो आई थिंक वी हैव डन आवर पार्ट, क्योंकि फिर वो एक साइकिल चल पड़ती है। और बड़ा ज़रूरी है इस पर बात भी करना कि वो जो ऐप्स हम ये देखते हैं, जिस मुल्क में ऐप बनती है वहाँ पे उसकी रेगुलेशंस कुछ ज़रूर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद उसको एक लेबॉर्ट्री समझा जाता है कि बस ठीक है, यहाँ पे खुले आम आप इस्तेमाल करें आप हर चीज़ के ऊपर। यस, दैट्स रॉन्ग। आप फिर अपने मुल्क में भी आप उसी तरह से खोल के रखें उन ऐप्स को, ताकि आपको पता चले, पता जाए। बल्कि राबिया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वी रियली विश एंड होप कि जो सोशल मीडिया की हम आज बात कर रहे थे कि हम सब इसको वाकई अंडरस्टैंड करें कि सिचुएशन खासी ख़राब हो चुकी है, हो नहीं रही है, हो चुकी है, अब इसको फिक्स करना है। एंड वी कैन डू दैट एक्चुअली एज एन इंडिविजुअल भी हमें कोशिश करनी है कि हम अपना रोल प्ले करें। अगर हम सिर्फ अपने तौर पर ही रोल प्ले करना शुरू कर देंगे तो अगेन मैं कहूँगा साइकिल है वो चलती है। बी द चेंज यू वांट टू सी अराउंड। तो हम सबको जिम्मेदारी का एहसास भी करना है और उसको प्रैक्टिस भी करना है ताकि चीज़ें बेहतर हों। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान। अंकल, एक कुरकुरे। नहीं, कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट। और जब आप बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस। और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। New Lay's wavy yogurt and herb, bold flavor done right. अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। ओए, तुम लोगों ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया? कौन सी इंटर्नशिप? मुझे तो कल रात को ही जवाब आ गया था। नहीं, नॉट येट। फीलिंग इग्नोर? लेकिन अब नहीं, क्योंकि जोंग बचत बाजार दे रहा है आपको स्पेशल अटेंशन। अभी माई जोंग ऐप से ऑफर सब्सक्राइब करें या *3535 हैश डायल करें और अपने बजट के हिसाब से बेहतरीन ऑफर्स लगाएं। Let's get digital with Zong 4G. हाँ, ये मेरी बेटी है, मेरी अकलौती बेटी है ये, और उस तरह ये मुझे अजीज है, मेरी अपनी बेटी। उस तरह से मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज हैं, और इस वजह से मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ। तो कौम की बेटी उस वैक्सीन को लगाकर उसकी अगर जान बच जाती है, वो कैंसर से बच जाती है, तो हमारी दुनिया भी ठीक होगी और हमारी आखिरत भी ठीक होगी। हर महीने 297 बच्चियां सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती हैं, और वो इस वजह से कि वो अपने वैक्सीनेशन नहीं करवाती, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाते। दुनिया के 147 ममालिक में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। और यही वैक्सीन हमारी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में भी मुतारिफ कराई गई है, जो कि हर बच्ची को जो 9 से 14 साल के दरमियान है उनको लगाई जा रही है। मैं तमाम पेरेंट्स से ये कहूँगा कि अपनी बच्चियों को इस मुज़ी मर्ज से बचाएं और इस कैंसर के खिलाफ वैक्सीनेशन करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
Stand by. Rolling. Cue. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all new season of Pakistan Idol. जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है उस हवाले से कई नेगेटिव गुमराह कुन प्रोपेगेंडा होता चला आ रहा है। शायद कोई ऐसा नेगेटिव जहन पॉजिटिव हो जाए और वो वैक्सीन करवाएं और मुल्क में कोई भी नेगेटिव जहन के रखने वाले या इसके खिलाफ बात करने वाले वो भी अपनी इस्लाह करें और कोई भी मेरे मुल्क की बेटी जो है वो इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे के ऊपर अपने आप को इस वैक्सीन से महरूम न रखे। हर महीने 297 बच्चियां सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती हैं और वो इस वजह से कि वो अपने वैक्सीनेशन नहीं करवाती, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाते। दुनिया के 147 ममालिक में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है और यही वैक्सीन हमारी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में भी मुतारिफ कराई गई है, जो कि हर बच्ची को जो 9 से 14 साल के दरमियान है उनको लगाई जा रही है। मैं तमाम पेरेंट्स से ये कहूँगा कि अपनी बच्चियों को इस मूजी मर्ज से बचाएं और इस कैंसर के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाएं। आप लोग काम इतना अच्छा कर रहे हैं बल्कि बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं। वैसे आप लोग K2 मुश्किल था ज्यादा या माउंट एवरेस्ट? कहा जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट है बेशक K2, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा मुश्किल है। नहीं, यकीनन इसमें कोई वो बात नहीं है कि मुश्किल, हर पहाड़ मुश्किल है, एवरेस्ट भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि एवरेस्ट आसान है। वहाँ पे काम बहुत किया है नेपालियों ने, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ, फैसिलिटेट बहुत किया बहुत ज़्यादा किया हुआ। अब एक बंदा उनसे सर्विसेज नहीं लेता है, ख़ुद से अगर क्लाइम करता है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। जैसा मैं था, मैंने शेरपा नहीं लिया, मैं सोलो क्लाइम था, अकेला बिल्कुल। तो मेरे लिए अपने टेंट से लेके, फूड से लेके, हर चीज़, ऑक्सीजन से लेके हर चीज़ मैंने ख़ुद कैरी करना, स्लीपिंग बैग से लेके हर चीज़, और ख़ुद चलना है, ख़ुद रुकना है, ख़ुद सारी चीज़ें करना है। तो इसलिए जो इस तरह के क्लाइंबर्स होते हैं उनके लिए K2 और वो एवरेस्ट सेम ही है, इसमें वो नहीं है। और लंबा बहुत है, उसका 4 से समिट तक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप 8000 के अंदर तकरीबन कोई 16-17 घंटा रहते हैं, डेथ जोन जो कहते हैं उसके अंदर। तो आसान पीक नहीं है। लोग कहते थे कि एवरेस्ट आसान है। हाँ, उस लिहाज से आसान है। मैं अगर 90,000 $1 लाख लेके चला जाऊँ तो मेरे लिए फिर एवरेस्ट बहुत आसान है। फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, शेरपा होगा, 4-5 शेरपाज होंगे साथ में, मेरा टेंट लगा हुआ होगा, बस मैंने पानी की बोतल भी उसने ली हुई, मैं चलना उस तरह, उस लिहाज से वो आसान है। उस लिहाज से K2 भी आसान है, लोग इसी तरीके से वो लोग करते हैं। लेकिन एक मुहिम जोई जो बंदा ख़ुद से करे, जैसे हमारे क्लाइंबर जहाँ से साजिद जाता है, सरबाज जाता है, इस तरीके से जो लोग यहाँ से ख़ुद से जो क्लाइंबिंग करते हैं, चैलेंजिंग क्लाइंबिंग के लिए हर पहाड़ 8000 आसान नहीं है। जाहिर है। जैसा माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचा था, क्या माउंट एवरेस्ट वैसा ही निकला? वो रास्ता नहीं वैसा सर, ही लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से यही मैं सोच के किया था कि हर बंदे ने कहा था कि आसान है, आसान है, आसान है, लेकिन मैं तकरीबन मेरे 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं। तकरीबन एक बेलकोनी कहते हैं, समिट से तकरीबन 500 मीटर नीचे है, 400 मीटर नीचे है, वहाँ तक गया। जाने के बाद फिर समिट नहीं हो सकी, मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ चीज़ें मेरे से गिर गई। अच्छा। जैसे ग्लव्स इसी समिट में? इसी समिट पे। अच्छा। तो मैं वापस कैंप 2 आया, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। कैंप 2 किस हाइट पे था? 6000 पे। ठीक है। मैं 8400 से 300 से दोबारा 6000 मीटर पे आया, और 6000 मीटर पे 2 दिन रह के दोबारा मैंने अटैक की डायरेक्ट। वहाँ से फिर कैंप 4 गया, कैंप 4 से फिर समिट से फिर वापस इस तरीके से। तो इसका मतलब ये अच्छा खासा मुश्किल है, लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। आपने तकरीबन 2 बार समिट किया है। तकरीबन तकरीबन 2 बार अपनी तैयारी जो है मेरा ख्याल है वो रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे मोटिवेटेड रखा फिर इस दौरान? बिकॉज ऑब्वियसली जब लोग एक बात करते हैं, आप एक अलग माइंडसेट की, यहाँ की गेम ज़्यादा है। बिल्कुल, मतलब डू एंड डाई वाला ही सीन था, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे वहाँ खर्च होते हैं। तकरीबन कोई $13,000 तो रियल्टी फ़ीस दी हुई है। अच्छा, फिर दीगर अखराजात तकरीबन कोई
40-42 हज़ार डॉलर आप खर्च कर चुके हैं। क्या पाकिस्तान जैसे कंट्री में इतने पैसे इकट्ठे करके आप गए हैं? सबसे बड़ा प्रेशर तो उसका था कि दोबारा मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। उसके बाद फिर एक मुकाम पर जाके आपकी एक्सपीडिशन कामयाब नहीं होती, आप वापस आते हैं तो फिर आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है। तो जिस कंपनी के साथ मैं वहाँ क्लाइम कर रहा था, जिनसे नीचे बेस कैंप सर्विस वगैरह दिए थे, उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं थ्रू आउट। उन्होंने तो मुझे इजाज़त नहीं दी थी सेकंड अटेम्प्ट का। क्यों? कहा कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है और आपके फिर एक्सपेंसेस भी थोड़ा ज़्यादा लग सकते हैं। तो कहा तो मैं ठीक है कि उन्हें बग़ैर बताया डायरेक्ट कैंप4 जाके मैंने वहाँ से कांटेक्ट किया। मैंने कहा मैं पहुँच गया हूँ, मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन बोतल चाहिए, पैसों पे चाहिए। ओके। कहा तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने मुझे ऑक्सीजन बोतलें दी और अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट करके वापस आ गया। ओके। और जिस वक्त सबमिट हो गया, ऊपर कितनी देर रुके? ज़रा बहुत थोड़ा सा टाइम होता है जब आप ऊपर रुके होते हैं। क्या क्या किया उस वक्त जब सबमिट पे बिल्कुल आप ऊपर थे? सर इतना स्टीम वेदर था कि मुझे इतने डिस्टेंस पे मैं एक दूसरे को नज़र नहीं आते थे। तो टोटल मेरे पास 7 मिनट था वहाँ पे। उस 7 मिनट के अंदर मेरे मोबाइल था, कैमरा था, गोप्रो था, सारे फ्रीज़ हो गए। उसके अंदर जो थोड़ी बहुत दो तस्वीरें, एक जो छोटी सी वीडियो वगैरह बन गई वो बन गई। उसके बाद फिर तो हाँ रुकना वो बनता ही नहीं था। टोटल 7 से 8 मिनट इतना टाइम लगा। उसके बाद फ़ौरन हमने डिसेंड किया। तो डिसेंड में काफ़ी हमारे लिए आसानी भी थी, मौसम भी थोड़ा सा खुल गया था। तो ऊपर चढ़ते हुए हमें तकरीबन 12 से 13 घंटे लग गए थे। वापसी में हम 6 से 7 घंटे में कैंप4 वापस आ गए थे। फिर डायरेक्ट कैंप4 में 1 सेकंड भी नहीं रुका, डायरेक्ट फिर कैंप2 आया। तो टोटल कैंप2 से समिट की जो जर्नी थी वो 38 घंटे लगे हमें, मुझे जाके सबमिट करके वापसी कैंप2 आने तक। बात है डेथ जोन 8000 मीटर से बुलंद जो हम बात करते हैं, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा? डेथ जोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सर। पाकिस्तान में भी हमने ये चीज़ें देखी, इवन नेपाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी है। बहुत सारी बॉडीज़ पड़ी हुई है, हमने वो देखा। कितनी बॉडीज़? सर नहीं बताया तो बेहतर है, काफ़ी सारी है, बहुत सारी है, हिसाब में ही नहीं आती है। ये सवाल मैं इसलिए भी रख रहा हूँ कि आप देखें कि ऐसी जगह से आप गुजर रहे हैं जहाँ पे आप डेड बॉडीज़ देख रहे हैं। एक तरफ अपने आप को मोटिवेटेड रखना कि मुझे सबमिट करना है, और दूसरी तरफ आपने वो लोग देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी हार दी है उस सबमिट की ख्वाहिश में। उस वक्त अपने आप को मोटिवेटेड रखना बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कभी कभी सबसे ज़्यादा तकलीफ दे उस वक्त ये होता है कि आपके साथ जो चल रहे जो लोग हैं वो कभी कभी सामने पड़े हुए होते हैं। और आप इतने हेल्पलेस होते हैं कि आप उनकी मदद ही नहीं कर पा रहे होते। हम नहीं कर पाते हैं, उनको बस क्रॉस करते हैं या आ जाते हैं, उनको क्योंकि आपकी अपनी जान रिस्क पे आ जाती है। डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि मतलब अब इस साल का ही एक वाक़या है कि जब मेरा सबमिट नहीं हुआ तो मैं जब वापस नीचे आ रहा था तो उस फ्रस्ट्रेशन में था कि मैं क्यों नहीं हुआ। ये अपने आप को सही, मेरे साथ तो कोई बंदा नहीं था, अपने आप से ही बातें करते हुए तकरीबन कोई 100-150 मीटर दूरी पे मैंने देखा कि एक बंदा गिरा हुआ है। अच्छी उसके साथ सलाम दुआ थी, बेस कैंप से लेके रास्ते में हेलो हाय एक दूसरे के साथ वो करते थे। उसके साथ एक बंदा भी था, शेरपा भी था उसका। तो 100 मीटर मेरे से आगे वो गिर गया था, नज़र आ रहा था। तो वो 2 बंदे थे, तो उसके पास पहुंचने तक उसके साथ जो बंदा था वो मुझे नज़र नहीं आया। तो रस्सी के अंदर वो था, रस्सी के अंदर ही था लेकिन गिरे हुए थे। काफ़ी कोशिश किया, एक कैंप4 की बात कर रहा हूँ मैं, 8000 मीटर के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो मैं अकेले नहीं हुआ, तो मैं ऊपर गया, अपना बैग उसके अंदर लगाया। मैंने कहा कैंप4 बिल्कुल नज़दीक था, मैं वहाँ से 2-3 बंदों को बुला लूँ, मैं इसकी हेल्प कर लूँ। पल्स चेक किया तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा गर्म लगा। तो जैसे ही बैग बांध के थोड़ा सा आगे, बहुत मुश्किल होता है, तो वापस हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो 2 बंदे आ गए, पता नहीं कौन थे, वो बंद थे, ऑक्सीजन के अंदर थे, वो नेपाली थे, अंग्रेज़ थे। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा इसका थोड़ा हेल्प करते हैं, ये ज़िंदा है। कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे कहा कि आप, हमें लग रहा है कि आप ज़्यादा थके हैं, आप यहाँ रुके, हम चेक करते हैं कि वो 2 बंदे नीचे गए, जाके उन्होंने कहा कि इट्स नो मोर। तो नहीं, अच्छा थोड़ा सा ये भी हम जानना चाहेंगे कि
डेथ की कॉज क्या होता है, एग्जैक्ट कॉज? यानी एक तो होता है ना, हम नॉर्मली देखते हैं कि हादसात, लेकिन अब ये वो केसेस हैं कि जाहिर है इसमें इंजरी नहीं है, इंजरी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें बेसिकली क्लाइंबर्स की अपनी कुछ गलतियां होती है। एक तो नेचुरल मौत अल्लाह ताला के उसमें है कि बस आपकी जहां है वो उसमें हम बिलीव रखते हैं। दूसरा, जितने भी ये डेथ्स हुई है उसके अंदर इंसान की अपनी गफलत, अपनी गलतियां, ये उसके अंदर लाजमी है। अब उस बंदे का बाद में हम जब बेस कैंप में हमने जाके देखा तो वो बंदा इस तरह था कि वो किसी की बात नहीं मानता था। अपने साथ शेरपा जो था उसकी भी बात नहीं मानता था। और उस जगह में अब कैंप 4 के अंदर आप रेस्ट कर सकते हैं 2 या 3 घंटे 4 घंटे, बाकी क्लाइंबर्स ने भी आपको बताया होगा यहाँ आते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं बैठते हैं। वो 24 आवर्स वहाँ पे सोए रहे, बैठे रहे तो वो खा जाती है। जैसे दिमाग लकड़ी को नहीं खाती, इसी तरीके से डेथ जोन के अंदर आपको सांस प्रॉपर नहीं मिल रहा, खाना अंदर नहीं चल, ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, बिल्कुल ड्रॉप हो जाते हैं। तो वाकई आपको नहीं पता चल रहा था, आपके जिस्म के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं वो वीक हो जाती है। तो उस वजह से उनके साथ हुआ। सेम यही एक इंडियन था वहाँ पे, उसके साथ भी यही हुआ। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीज़ें हमने बहुत सारी देखी है। तो एक तो ज़िद्दी ज़्यादा होता है क्लाइंबर जो होता है वो, बस जैसा मैं अगर जैसा मेरा सेकंड अटेम्प्ट था वो नेपालियों ने तो मुझे जिस कंपनी में था उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर इतना था कि मुझे दोबारा से जाना था, क्योंकि दोबारा से अगर इस सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा पैसे लगे तकरीबन कोई 20-22 लाख रुपए तो लग गए जाहिर है, लेकिन 20-22 लाख रुपए के लिए फिर मैं 1 करोड़ रुपए या वो जमा करना खासा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो इस तरह बहरहाल थोड़ा सा ज़िद्दी होता है क्लाइंबर, वो अपने आप से। लेकिन ज़ाहिर है एहतियाती तदबीर तो आपको अपनानी चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी गलतियां होती है। कुछ मैं गलतियों के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, देखिए हादसा तो कहीं भी हो जाते हैं, उनको तो आप अनहोनी है उसको तो आप नहीं रोक सकते, बट देखिए जहाँ पे आप बात कर रहे हैं ना कि इतना हाई एल्टीट्यूड है, एक्सट्रीम वेदर है, तो आप वहाँ पर स्टे ना करें इतने टाइम के लिए, तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आप कहीं पर कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी। जैसे मैं ऊपर से आया हूँ कैंप 4, जैसे ही पहुँचा हूँ वॉकी टॉकी पे मुझे कहा कि 1 सेकंड वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्लान जहन में ये था कि मैं तकरीबन 27-28 घंटे चला हूँ तो मैं यहाँ 3-4 घंटे सो के नीचे जाऊँगा। तो नो कहा नहीं, उन्होंने कहा पानी पीने तक आपको इजाज़त नहीं है, आप आ जाओ। और ऐसा ही होता है, जैसे आप 8000 से निकल के 7000 में आते हैं तो अजीब सी एनर्जी आती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, ऐसा लगता है किसी ने खाना दे दिया आपको। फिर उससे 3 में आते हैं तो फिर पानी की तलब भी तकरीबन शुरू हो जाती है। फिर 2 में आते हैं तो फिर खाना दोबारा से वो हो जाता है, शुरू हो जाता है, यानी बिल्कुल एनर्जी। अच्छा, और ये ड्यूरेशन कितना होता है ओवरऑल? जाने का भी टाइम कितना होता है ड्यूरेशन, एंड देन वापसी का भी कितना ड्यूरेशन है? मोस्टली जितने भी 8000 से उनके ऊपर समिट डेज जो होते हैं 3 से 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन का होता है। मतलब सिर्फ वन साइड या दोनों साइड? नहीं, दोनों साइड आना जाना। हाँ, जो बड़े पीक्स है उनके ऊपर जो जब अटैक करते हैं, कैंप बेस कैंप से कैंप 2 जाते हैं, कैंप 2 से 3 जाते हैं, 3 से 4 जाते हैं, 4 में रेस्ट करके उसी रात को समिट करते हैं। समिट करके लाजमी है कि वो 4 में दोबारा नहीं बैठते हैं। बहुत कम लोग 4 में बैठते हैं, जो बहुत ज़्यादा देर से समिट करे वो 4 में बैठते हैं, अदरवाइज सारे 3 में आते हैं। 3 से फिर डायरेक्ट बेस कैंप आते हैं। तो नॉर्मल 3 से आजकल तो 3 से ज़्यादातर अटैक करते हैं, 3 से 4 नहीं जाते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, वहाँ से अटैक करते हैं। नेपाल में भी ऐसे ही होता है बड़े पीक्स पे, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। जैसे K2 पे भी अभी कैंप 4 के अंदर कोई उस पहले ज़माने की तरह जाके नहीं बैठते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे कैंप 4 लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ से ही जैसा ऊपर से आपने अगर 2 घंटे लेट जाना तो नीचे से 2 घंटे आपने जल्दी निकलना है, और नीचे से ही अटैक करके वापस उस जगह में आते हैं। उसमें ये होता है कि डेथ जोन के अंदर जो आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वाजिब, आपने माशाल्लाह 4-8 बुलंद चोटियां सर कर ली हैं अभी तक। यही मिशन है कि सारी की सारी करनी है? नहीं सर, फिर वही कोशिश करेंगे सर, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। तो
क्योंकि एक पैसे का खेल है ये। बिल्कुल ऐसे है। तो जान तो जाती है डेफिनेटली, एज भी तकरीबन अभी आ गया है करीब करीब आ गया है। नहीं नहीं, ये क्या मतलब है करीब करीब आ गया है? तो नहीं सर, काफ़ी एज हो गया, तकरीबन 47 साल तो हो गया। और आपकी एज 47 है? हाँ 47 तो हो गया है। पहाड़ों में जाने वालों की एज, इसका मतलब स्लो बढ़ रही है। बिकॉज़ वो फिजिकली अपने आप को फिट माशाल्लाह, रखते हैं ना। वाकई 47। तो मज़ीद कितना हम कर सकते हैं? तो 3-4 साल है, यानी 50 तक कोशिश करेंगे, उसके अंदर अंदर हमारी जितनी हो जाती है। और फिर जाहिर है अपनी हेल्थ कंडीशंस को देखकर, बिल्कुल। फिटनेस लेवल देखकर, फिर क्योंकि देखें आपने 1 या 2 किया सेफली, अगर आपने कर लिया अच्छे तरीके से, अच्छी मेमोरीज के साथ, तो आई थिंक वो भी बहुत इनफ होता है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि जो माउंटेनियर्स होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं, उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मतलब हमारे जैसे जो क्लाइंबर्स हैं, हम अपने फिटनेस के ऊपर ख्याल नहीं रखते। लास्ट पिछले साल से अभी आपने मुझे देखा होगा कि मैं थोड़ा सा बढ़ गया हूँ। हाँ। तो उसकी वजह ये है कि अब क्लाइंब करने के बाद नेक्स्ट क्लाइंब तक स्पॉन्सर के पीछे भागना है, और कोई काम है ही नहीं है। बस शहर में आना है, खाना पीना, लोग बहुत खिदमत करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। अब क्या हम कहते हैं नहीं यार ये नहीं खाना है, नाराज़ हो जाते हैं। तो आप उनको मनाने के चक्कर में अपना वजन बढ़ा बैठते हैं। वजन बढ़ा बैठते हैं। अच्छा वाजिद भाई, जितने समिट्स आपने किए, जितने एक्सपीडिशंस आपने किए, जितनी आपकी जर्नी इसमें रही है माउंटेनियरिंग में, सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा कौन से अब तक, जो कि फ़ौरन से आपके माइंड में आता है कि वो जो मोमेंट था ना, वो सबसे ज़्यादा यादगार है? सर रकापोशी। रकापोशी एक्सप्लेन करें, वो क्या मोमेंट था? रकापोशी एक ऐसी पीक है सर, मेरे घर की पीक है, 7000 है, 8000 भी नहीं है। लोग 8000 की बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ है, K2 की भी है, नंगा पर्वत की भी है, एवरेस्ट की है, लेकिन मेरे लिए रकापोशी इसलिए है कि ये एक तो सेकंड पाकिस्तानी हूँ मैं जो 1978 के बाद मैंने क्लाइंब किया 2021 में। एक ये था, और उससे पहले जब भी मेरी आंख खुली है तो मेरे सामने थी वो पीक। तो एक तलब थी कि मैं इसको क्लाइंब करूं। तो वो पहले भी आपको मैंने एक सुनाई है। तो एक्सपीडिशंस नहीं होते हैं इसके ऊपर, 7000 पे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर कोई आते हैं तो बस चुप करके जाते हैं, क्लाइंब करके अल्पाइनिस्ट वो वापस वहाँ से आ जाते हैं। तो मुझे भी कोई ऐसे क्लाइंट मिले जिनके साथ मैंने अटैक की उसके ऊपर और सक्सेसफुली क्लाइंब हुआ। क्लाइंब होने के बाद वापसी में, क्योंकि अल्पाइन स्टाइल थे, बगैर रोप, बगैर उसके, सही ट्रू अल्पाइनर्स, बिल्कुल मतलब आपकी जान आपकी, मेरी जान मेरी इस तरीके से, जो साढ़े तना रहना बिल्कुल ऐसी है। मतलब एक दूसरे से ऊपर नहीं है। सिर्फ क्या था, हमारा बीच में खाना भी अलग अलग था, तीनों का अलग अलग था। ओके। टेंट शेयर था, एक दिन मैंने लेना, एक दिन आपने ले लेना, एक दिन आपने लेना, टेंट शेयर था। बाकी हर चीज़ अलग, खाना पीना सारी चीज़ें अपने अलग अलग थे। तो समिट के बाद वापसी में हमें वेदर ख़राब मिला, तो 4 दिन हम स्टक हुए वहाँ पे, यानी नीचे मतलब कोई रास्ता ही नज़र नहीं आया। तो उस 4 दिन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। कभी कभी हमने सोचा कि बस ये आखिरी आराम का है हमारी। कंडीशंस भी इस तरीके की होती हैं और ऐसे में वाकई आपको समझ नहीं आ रही होती और आप कहते हैं कि बस किसी तरह वापस पहुंच जाएं। लेकिन स्टिल भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है, वी रियली अप्रिशिएट। और वाकई जो आपका जोश, जज्बा, आपका पैशन आपको कहीं भी ले जाता है। आप अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं और मजीद ख्वाब भी अपने पूरे करते जाएं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम नाम रोशन कर रहे हैं वाजिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन आपसे लेंगे इजाजत, अपना फीडबैक आज से मुतालिक जरूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।